12वीं कक्षा में हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक का हम रिवीजन कर रहे थे और इसके गद्य खंड के चैप्टर्स जो हैं उनके एमसीक्यूज हम देख रहे थे। गद्य खंड का आपके पहला पार्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संस्मरणात्मक निबंध प्रेमगन की छाया स्मृति। प्रेमगन की छाया स्मृति गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? संस्मरणात्मक निबंध, निबंध, कहानी, आत्मकथा। तो ये संस्मरणात्मक निबंध है, एक वाला सही। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? प्रसाद है शुक्ल, निर्मल वर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। प्रेमगन का पूरा नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी लक्ष्मी नारायण। तो उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन इनका पूरा नाम है। उपाध्याय जी के अनुसार मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ क्या? स्वर्ग, देवलोक, बैकुंठपुर, लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर, क्योंकि वो नागरिकों भाषा मानते थे। प्रेमगन की छाया स्मृति में निसंदेह शब्द किसके लिए आया? प्रेमगन के लिए, शुक्ल की मित्र मंडली के लिए, पत्रिका के लिए, वामनाचार्य के लिए। तो शुक्ल जी की जो मित्र मंडली थी, जो हिंदी बोलती थी, उसके लिए उर्दू भाषी लोगों ने निसंदेह शब्द काम में लिया था। उपाध्याय जी किसको भाषा मानते थे? संस्कृत को, अपभ्रंश, नागरी, हिंदी। नागरी को वो भाषा मानते थे। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीजें समझा करते थे, या पुरानी चीज से क्या आशय? प्रेमगन के लिए आया है। ये पुरानी चीज किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया है? प्रेमगन के लिए, शुक्ल के लिए, वामनाचार्य के लिए, भारतेंदु के लिए। तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के लिए आया है। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, उनका नाम क्या? वामनाचार्य, प्रेमगन, शुक्ल, भारतेंदु। वामनाचार्य, उनका नाम है वामनाचार्य। लेखक के घर किताबें कहाँ से आया करती थी? जो शुक्ल जी हैं उनके घर किताबें कहाँ से आती थी? लक्ष्मी प्रकाशन से, गीता प्रेस से, भारत जीवन प्रेस से, हिंदी भाषा प्रेस से। तो भारत जीवन प्रेस से उनके घर किताबें आती थी। मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? परम मित्र वामनाचार्य, प्रेमगन, शुक्ल, भारतेंदु। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र थे और भारतेंदु युग के ये कवि हैं। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके लिए कहा गया? शुक्ल, भारतेंदु, वामनाचार्य, प्रेमगन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के लिए यह कथन कहा गया है। 1905 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारणी सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसके निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त किया गया? हिंदी शब्द सागर, गोस्वामी तुलसीदास, ब्रह्मगीत, जायसी ग्रंथावली। तो हिंदी शब्द सागर, और बाद में ये कहलाया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुक्ल जी की प्रसिद्धि का आधार है। निम्न में से किस निबंधकार ने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे? प्रसाद शुक्ल, निर्मल वर्मा गुलेरी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत किसे माना जाता है? किसने उनको फेमस किया? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ने, गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ ने, ब्रह्मगीत सार ने, जायसी ग्रंथावली ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो उनकी प्रसिद्धि का, अक्षय कीर्ति का स्रोत है। बाल्यावस्था में किसके सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्याकार आकार ग्रहण करता है? निराला, भारतेंदु, वामनाचार्य, प्रेमगन। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का सानिध्य उनको मिला और हिंदी के प्रति वो उनका रुझान बढ़ता गया। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद का, निर्मल वर्मा, शुक्ल, गुलेरी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। प्रेमगन आधुनिक काल के किस कालखंड के कवि थे? छायावाद के, भारतेंदु युग, द्विवेद युग, प्रगतिवाद। ये भारतेंदु युग के कवि थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, भारतेंदु जी के नाटक। ये सारी ही किताबें वो पढ़ते थे। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में उर्दू बेगम शब्द किसके लिए आया? उर्दू की पुस्तक के लिए, एक स्त्री के लिए, शुक्ल की मंडली के लिए, प्रेमगन के घर के लिए। तो उर्दू की एक पुस्तक थी उसके लिए उर्दू बेगम शब्द आया है। कारे बचात नाई और अरे जब फूट जाई तबे चलत आवे कथन किसने कहे? वामनाचार्य ने, प्रेमगन ने, शुक्ल ने, भारतेंदु ने। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जो रईसी प्रवृत्ति और ठाट बाट वाले व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने ये कथन कहे।
खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की पंक्ति किसने लिखी? वामनाचार्य ने, प्रेमगण ने, शुक्ल ने, भारतेंदु ने। वामनाचार्य ने ये पंक्ति लिखी है। और किसके लिए लिखी है? प्रेमगण के लिए। प्रेमगण के लिए यह पंक्ति लिखी है। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी, या मूर्ति शब्द किसके लिए आया? वामनाचार्य के लिए, प्रेमगण के लिए, शुक्ल के लिए, भारतेंदु के लिए। तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगण के लिए यह शब्द आया है। उपाध्याय जी नागरिक को भाषा मानते थे, या उपाध्याय जी शब्द किसके लिए आया है? वामनाचार्य के लिए, प्रेमगण के लिए, शुक्ल के लिए, भारतेंदु, हरिश्चंद्र के लिए। तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगण के लिए उपाध्याय जी शब्द आया। उनका पूरा नाम ही है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगण। चिंतामणि के कितने खंड है? निबंध संग्रह शुक्ल जी का 5, 7, 4, 3। चिंतामणि 4 खंडों में है। तीसरा वाला सही है। रस मीमांसा किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने, निर्मल वर्मा, शुक्ल, गुलेरी जी। रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया ग्रंथ है। किसके व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को प्रभावित किया? प्रसाद, वामनाचार्य, प्रेमगण, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमगण के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी को प्रभावित किया, उनकी मंडली को प्रभावित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी। वो फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। दूसरा वाला विकल्प सही है। प्रेमगण की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध लेखन ने किसका रोचक वर्णन किया? अपने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति प्रारंभिक रुझानों का, वृद्धावस्था के अपने जीवन संघर्ष का, पीढ़ीगत वैचारिक अंतराल का, हिंदी भाषा की दुर्दशा का। तो एक वाला विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब छोटे थे, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनका रुझान कैसे बढ़ा, प्रेमचंद का क्या सहयोग रहा, उसके बारे में इस संस्मरणात्मक निबंध में लिखा गया। लेखक ने पहली बार प्रेमगण को कहाँ देखा था? छत पर लता प्रतान के बीच एक मूर्ति के रूप में, सड़क पर भीड़ के बीच एक मूर्ति के रूप में, मेले में लोगों के बीच एक मूर्ति के रूप में, साहित्यकारों के बीच एक मूर्ति के रूप में। तो छत पर लता प्रतान के बीच मूर्ति के रूप में उनको देखा। शुक्ल जी की बाल बुद्धि किसमें भेद नहीं कर पाती थी? यहाँ कर दे, पाती थी। राजा हरिश्चंद्र और हिंदी के कवि हरिश्चंद्र में, राजा हरिश्चंद्र और हिंदी के कवि भारतेंदु में, प्रेमगण और हिंदी के प्रसिद्ध कवि प्रसाद में, कबीर और हिंदी के कवि सूरदास में। तो राजा हरिश्चंद्र और हिंदी के कवि हरिश्चंद्र में वो अंतर नहीं कर पाती थी। शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1884 ईस्वी में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश, 1874 में काशी उत्तर प्रदेश, 1907 में आगरा उत्तर प्रदेश, 1911 में आगरा उत्तर प्रदेश। 1884 ईस्वी में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में शुक्ल जी का जन्म हुआ। बालक ने इनाम में क्या मांगा? पुस्तक, जूते, लड्डू, कलम। बालक ने इनाम में लड्डू मांगा। तीसरा वाला सही है। ढेले चुन लो लघु निबंध का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म का रहस्य बताना, अंधविश्वासों का विरोध, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, विज्ञान का महत्व। अंधविश्वासों का विरोध करना, अंधविश्वासी मान्यताओं को अपनाना नहीं है, उसका विरोध करना, ये इसका उद्देश्य है। वैदिक काल में हिंदू पत्नी वरण कैसे करते थे? संदूक में तस्वीर रखकर, स्वयंवर से ढेला छुआकर, हरण करके। तो ढेला छुआ करके वो पत्नी वरण करते थे। तीसरा विकल्प सही है। बालक बच गया निबंध में धर्म के कितने लक्षण बताए गए? 5, 10, 7, 4। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। दूसरा वाला विकल्प सही है। सुमिरिनी के मन के गद्य के किस रूप में लिखा गया पाठ है? लघु निबंध, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। ये एक लघु निबंध है जिसमें 3 लघु निबंध संकलित हैं गुलेरी जी के। सुमिरिनी के मन के पाठ के लेखक कौन है? प्रसाद है, शुक्ल, निर्मल वर्मा, गुलेरी जी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ, पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। उनके द्वारा लिखे गए ये 3 लघु निबंध सुमिरिनी के मन के नाम से है। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या? शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, अंधविश्वासी मान्यताओं का खंडन, धर्म पर एकाधिकार रखने वालों पर व्यंग्य, मजदूरों का शोषण। तो शिक्षा ग्रहण की सही उम्र इसका मूल प्रतिपाद्य है। ढेले चुन लो निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? धर्म पर एकाधिकार रखने वालों पर व्यंग्य किया, मजदूरों का शोषण उस पर व्यंग्य किया, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, अंधविश्वासी मान्यताओं का खंडन। तो ढेले चुन लो में अंधविश्वासी मान्यताओं का खंडन किया है, अंधविश्वासी मान्यताओं पर व्यंग्य किया गया है। पंडित गुलेरी जी की कौन सी कहानी उनका पर्याय बन चुकी? वेरी मोस्ट है ये। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, उपयुक्त सभी। तो उसने कहा था कहानी गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी है। घड़ी के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किस विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है? धर्म के रहस्यों को, मानव संवेदना को, विस्थापन के दर्द को, प्रेम की पवित्रता को,
धर्म के रहस्यों को समझाने के लिए घड़ी के पुर्जे दृष्टांत का प्रयोग लेखक ने किया है। बड़े लाड से नुमाइश में मिश्र आदि के कोल्लू की तरह किसे दिखाया जा रहा था। प्रधानाध्यापक के 8 वर्ष के पुत्र को, विवाह योग्य कन्या को, रात दिन काम करने वाले मजदूर को, सिंगरौली के विस्थापितों को। तो प्रधानाध्यापक के 8 वर्ष के पुत्र को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा था। घड़ी के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किन पर व्यंग्य किया? वेद शास्त्रज्ञ तथा धर्माचार्यों पर, घड़ी साज का काम करने वालों पर, आज की स्वार्थी राजनीति पर, वैज्ञानिक मान्यताओं पर। तो इसमें जो वेद शास्त्रज्ञ और धर्माचार्य हैं जिन्होंने धर्म पर एकाधिकार समझ लिया है, ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है। शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख ढेले चुन लो निबंध में हुआ? मर्चेंट ऑफ वेनिस, दुर्लभ बंधु, द हेमलेट, अंधेर नगरी। मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रयोग शेक्सपियर के नाटक का उल्लेख ढेले चुन लो निबंध में हुआ है। पोर्सिया कौन थी? मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका थी, दुर्लभ बंधु की नायिका, द हेमलेट की नायिका, अंधेर नगरी की नायिका। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका थी ये। बबुआ हरिश्चंद्र के किस नाटक का उल्लेख ढेले चुन लो निबंध में हुआ? मर्चेंट ऑफ वेनिस, दुर्लभ बंधु, द हेमलेट, अंधेर नगरी। तो दुर्लभ बंधु नाटक अनुवाद किया था इन्होंने शेक्सपियर के उस नाटक का। पुरस्त्री कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका, दुर्लभ बंधु की नायिका, हेमलेट की नायिका, अंधेर नगरी की। तो दुर्लभ बंधु की नायिका है, दूसरा वाला विकल्प सही है। लेखक को अतिथि के रूप में कहाँ बुलाया गया? विवाह समारोह में, खेल प्रतियोगिता में, एक दुकान के उद्घाटन में, एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव में। तो एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव में लेखक गुलेरी जी को बुलाया गया। आश्वलायन, गोबिल और भारद्वाज क्या है? वेदों के नाम, खेलों के नाम, ग्रह्य सूत्रों के नाम, ऋषियों के नाम। तो ये ग्रह्य सूत्रों के नाम है, पाठ में इनका उल्लेख हुआ है। इतिहास दिवाकर की उपाधि निम्न में से किसे दी गई थी? पंडित गुलेरी जी को, दिनकर को, शुक्ल को, द्विवेदी को। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई। सुमिरनी के मन के पाठ में कितने निबंध संकलित है? 5, 3, 4, 2। 3 निबंध इसमें संकलित है। पहला है देखिए, बालक बच गया, बालक बच गया। दूसरा है घड़ी के पुर्जे, और तीसरा है ढेले चुन लो। ये 3 लघु निबंध हैं। पंडित गुलेरी जी ने किस किस पत्रिका का संपादन किया? समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, उपयुक्त, सभी। सारी पत्रिकाओं का संपादन गुलेरी जी ने किया। धर्म का रहस्य जानने के लिए लेखक ने किसका दृष्टांत दिया था? घड़ी के पुर्जे का, मिट्टी के ढेलों का, बालक की जिज्ञासा का, धातु के बक्सों का। घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत लेखक ने दिया है। पंडित गुलेरी जी की कहानियां कौन कौन सी है? सुखमय जीवन, बुद्धू का टा, उसने कहा था। सारी कहानियां गुलेरी जी की है, और सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। स्वयंवर के लिए आने वाला व्यक्ति किस प्रकार की पेटी को चुनता है? इस पेटी के संबंध में सत्य कथन कौन सा? अकड़बाज सोने की पेटी को चुनता, लोभी चांदी की पेटी को चुनता, सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी को चुनता। ये सारे के सारे कथन इसके संबंध में सही है। जब बालक से पूछा गया कि तू क्या करेगा, तब उसने क्या उत्तर दिया? मैं माता पिता की सेवा करूंगा, मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, समाज में फैले पाखंड को दूर करूंगा, उपयुक्त सभी। उसने कहा मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लोक सेवा करूंगा। गुलेरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में, 1903 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में, 1884 में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश, 1903 में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश, 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। संवदिया कहानी के अनुसार बड़ी बहू क्या खा करके जी रही थी? चावल, चूड़ा, गेहूं, बथुआ, साग, मोटा अनाज। तो बथुआ साग खा करके वो जी रही थी। तीसरा वाला विकल्प सही है। हरगोबिंद कहाँ का रहने वाला था? थाना भीमपुर, कटारगढ़, जलालगढ़, कटिहार। वो जलालगढ़ का रहने वाला था। तीसरा वाला विकल्प सही है। संवदिया का अर्थ क्या होता है? मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, संवाद ले जाने वाला अर्थात संदेशवाहक, औरतों का गुलाम। तीसरा वाला सही है, संवाद ले जाने वाले को संवदिया कहते हैं। हिंदी के आंचलिक कथाकार उपन्यासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? शुक्ल, निर्मल वर्मा, गुलेरी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो रेणु जो है उनको आंचलिक कथाकार उपन्यासकार कहते हैं, और मेला आंचल जो इनका उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध है वो। संवदिया का पूरा नाम क्या आया पाठ में? बाल गोविंद, बोलाराम, हरगोविंद, मोहनलाल। तो हरगोविंद संवदिया आया, तीसरा वाला सही है। संवदिया कहानी में संवदिया किसका संवाद ले जाता है? मोदियाइन का, बड़ी बहुरिया का, सेठानी का, मजदूरों का। बड़ी बहुरिया का संवाद वो ले जाता है, दूसरा वाला विकल्प सही है।
हरगोविंद संवदिया संवाद लेकर कौन से गांव गया था? थाना बीएपुर, जलालगढ़, कटारगढ़, कटिहार। वो थाना बीएपुर गया था, एक वाला विकल्प सही है। बड़ी बहू किस गांव की बहू थी? कटारगढ़, थाना बीएपुर, जलालगढ़, कटिहार। वो जलालगढ़ की बहू थी और उसका पियर कहाँ था? थाना बीएपुर। हरगोविंद संवदिया कहाँ का था? ये थाना भीमपुर का, जलालगढ़ का, कटारगढ़ का, कटिहार। तो ये हरगोविंद संवदिया जलालगढ़ का रहने वाला था, दो वाला विकल्प सही हो जाएगा। कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ की दूरी कितनी थी? 10, 20, 5, 12 कोस। तो 20 कोस थी। कितनी थी? 20 कोस। बड़ी बहुरिया की मां सौगात के रूप में उसके लिए क्या भेजना चाहती थी? बथुआ, साग, गुड़, बासमती चावल का दही, चूड़ा, गेहूं। वो बासमती चावल का दही चूड़ा भेजना चाहती थी, तो दही तो था नहीं, फिर उसने केवल चूड़ा भेजा चावल का। संवदिया कहानी में किसकी प्रस्तुति हुई है? मानवीय संवेदना की, गहन विलक्षण पहचान की प्रस्तुति हुई है, पर्यावरण और विस्थापन की समस्या की प्रस्तुति हुई है, पीढ़ीगत वैचारिक अंतराल की प्रस्तुति हुई है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व की प्रस्तुति। ए वाला विकल्प सही है, मानवीय संवेदना इसमें व्यक्त की गई है। किस पाठ में मानवीय संवेदना की गहन विलक्षण पहचान की प्रस्तुति हुई है? सिल्वर वेडिंग, पहलवान की ढोलक, दूसरा देवदास, संवदिया। सही उत्तर हो जाएगा संवदिया कहानी। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा? मेला, आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे, उपयुक्त सभी। तो सबसे फेमस उपन्यास है मेला आंचल। मोदियाई किससे चिढ़ती थी? मौसी नाम से, संवदिया नाम से, या नारायण नाम से, या फिर काबुली कायदा नाम से? तो ये काबुली कायदा नाम से चिढ़ती थी। संवदिया के बारे में गांव के लोगों की क्या धारणा थी? संवदिया निठल्ला, कामचोर, पेटू, औरतों को गुलाम, सभी सारी धारणाएं थी, चार वाला विकल्प सही है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब और कहां हुआ था? 1921 ईस्वी में पूर्णिया बिहार, 25 में पटना में, 11 में काशी, 21 में काशी, 21 में पूर्णिया बिहार में उनका जन्म हुआ था, एक वाला विकल्प सही है। संवदिया कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ममता कालिया, महादेव वर्मा। फणीश्वरनाथ रेणु इसके लेखक है, चौथा वाला विकल्प सही है। फिर लौट कर कभी नहीं देखते, राक्षस है सब। कथन में राक्षस शब्द किसके लिए आया है? बड़ी बहुरिया के देवरों के लिए, भाइयों के लिए, गांव के लोगों के लिए, या फिर उनके पियर के लोगों के लिए। तो ये शब्द आया है जो बड़ी बहुरिया के जो देवर थे, फसल पकने पर गांव आते थे और सारा अनाज ले जाते थे, उनके लिए आया। संवदिया पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, कहानी। ये एक कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु की पहचान किस रूप में हुई है? मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार, सामाजिक, जासूसी, आंचलिक। तो ये आंचलिक उपन्यासकार है, चौथा वाला विकल्प सही है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास कौन कौन से हैं? मेला, आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे, उपयुक्त सभी, सारे ही सही है, चौथा वाला विकल्प सही है। मेला आंचल उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती, ममता कालिया, महादेव वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, चौथा वाला विकल्प सही है, रेणु जी का है ये। संवदिया कहानी में दुखी, विपन्न, बेसहारा पात्र कौन है? बड़ी बहुरिया, हरगोविंद, मोदिया, लुट्टन सिंह। तो ऐसा पात्र है बड़ी बहुरिया। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना, कथन किसका है? बड़ी बहुरिया की माँ का, हरगोविंद का, मोदिया का, बड़ी बहुरिया का। तो ये कथन बड़ी बहुरिया का है। किसको कहा? ये हरगोविंद को, संवदिया को। जब वो संवाद भेज रही थी तब ये कथन कहा। हरगोविंद संवदिया ने गाड़ी किस जंक्शन से बदली? कटिहार जंक्शन, थाना बीएपुर, जलालगढ़, अजमेर। कटिहार जंक्शन से उसने गाड़ी बदली थी, ए वाला विकल्प सही है। हरगोविंद संवदिया को पैदल चलने की थकान के कारण खेत और झोंपड़े कैसे दिखाई दे रहे थे? खेत नदी की तरह और झोंपड़े हाथियों की झुंड की तरह। खेत रेगिस्तान, झोंपड़े घोड़ों के झुंड। खेत गांव, झोंपड़े गधे। खेत समुद्र, झोंपड़े गायों के झुंड। एक वाला सही है कि खेत तो था नदी की तरह, झोंपड़े थे हाथियों के झुंड की तरह। चौथा पाठ गद्य खंड का, भीष्म साहनी का, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात जो उनके आत्मकथा आज का अतीत का अंश है, इसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। लेखक गांधी जी से मिलने कहाँ गया था? कश्मीर, सेवाग्राम, वर्धा, दिल्ली। तो लेखक गांधी जी से मिलने सेवाग्राम आश्रम में गया था, दूसरा वाला विकल्प सही है। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, यहाँ किसके बारे में बात की गई है? गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, बात रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ बात की गई है गांधी जी के बारे में, पहला वाला विकल्प सही है।
पंडित नेहरू से लेखक की भेंट कहाँ हुई थी? फिलिस्तीन में, सेवाग्राम आश्रम में, कश्मीर में, वर्धा में। पंडित नेहरू से लेखक की भेंट हुई थी कश्मीर में। तीसरा वाला विकल्प सही है। और लेखक कौन है? भीष्म साहनी। लोटस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय कहाँ था? दिल्ली में, ट्यूनिस में, कश्मीर में, जापान में। ट्यूनिस में उसका संपादकीय कार्यालय था। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संकलित अंश किसका है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगातले का गांव का अंश है। निर्मल वर्मा के धुंध से उठती धुन यात्रा वृत्तांत का अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का अंश है। और रामचंद्र शुक्ल के संस्मरणात्मक निबंध का अंश है। तो तीसरा वाला विकल्प सही है। भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत उसका अंश है। संस्मरण है ये। किस शैली में लिखा गया? संस्मरण से। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? आज के अतीत धुंध से उठती धुन, नंगा तलई का गांव, जूझ। आज के अतीत भीष्म साहनी की आत्मकथा है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संकलित अंश किस विधा में लिखा गया? यात्रा वृत्तांत, कहानी, उपन्यास, संस्मरण। ये एक संस्मरण है। चौथा वाला विकल्प सही है। लेखक सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मिलने कब गया था? 1983 में, 1938 में, 1972, 75। 1938 में वो वहाँ गया था। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम आश्रम की दूरी कितनी थी? 7 मील, 10 मील, 5 मील, 3 मील। उसकी दूरी थी 5 मील। तीसरा वाला विकल्प सही है। गांधी जी जब प्रातः 7 बजे घूमने निकले तब उनके साथ कौन कौन थे? डॉक्टर सुशीला नैयर, महादेव देसाई जो गांधी जी के निजी सचिव थे, दोनों कोई नहीं, तो ये दोनों ही उनके साथ थे। सेवाग्राम में उन दिनों गांधी जी से मिलने कौन कौन से देशभक्त आए थे? पृथ्वी सिंह आजाद और मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, उपयुक्त सभी व्यक्ति गांधी जी से मिलने वहाँ आए थे। सेवाग्राम में लेखक के परिवार का कौन सा व्यक्ति रहता था? उनका बड़ा भाई था बलराज साहनी, छोटा भाई था दयाराज साहनी, पिता थे कांतिलाल साहनी, या उनका भतीजा था पंकज साहनी। तो उनका बड़ा भाई था बलराज साहनी। नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे? बलराज साहनी, भीष्म साहनी, यासिर अराफात और दयाराम साहनी। तो बलराज साहनी जो इनके बड़े भाई थे वो इस पत्रिका के सह संपादक थे। 15 साल का लड़का क्यों चिल्ला रहा था? उसने ईख का रस ज़्यादा पी लिया था, कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था, चोट लगी थी, विद्यालय नहीं जाना चाहता था। तो एक वाला विकल्प सही है। गन्ने का रस ज़्यादा पीने से उसका पेट जो है फूल गया था और इस कारण वो चिल्ला रहा था। गांधी जी ने फिर उसको उल्टी करवाई, तब जाकर के वो शांत हुआ। धर्म की चर्चा चलने पर किन किन के बीच में बहस छिड़ गई? रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच, महादेव देसाई और जवाहरलाल नेहरू के बीच, गांधी जी और नेहरू जी के बीच, भीष्म साहनी और नेहरू जी के बीच। तो इसका सही उत्तर है कि रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच। एक वाला विकल्प सही है। अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ होने जा रहा था? जापान में, दिल्ली में, ट्यूनिस में, ईरान में। ये ट्यूनिस में होना जा रहा था। तीसरा वाला विकल्प सही है। ट्यूनिस उन दिनों किसका सदर मुकाम हुआ करता था? फिलिस्तीनी सरकार का, जापानी सरकार का, चीनी सरकार का, भारत सरकार का। फिलिस्तीनी सरकार का। एक वाला विकल्प सही है। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता, ये कथन किसका है? भीष्म साहनी का, बलराज साहनी का, यासिर अराफात का, गांधी जी का। यासिर अराफात का ये कथन है। और किसके बारे में है? गांधी जी के बारे में। किसके बारे में है ये कथन? गांधी जी के बारे में। लेखक यासिर अराफात के किस व्यवहार से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? उनके आतिथ्य सत्कार और सरल सादगीपूर्ण जीवन से, राष्ट्र देशों के प्रति कल्याणकारी भाव से, भारत के प्रति सहयोग के कारण लेखन कार्य से। तो एक वाला विकल्प सही है। आतिथ्य जो सत्कार था और उनका सादगीपूर्ण जीवन, उससे वो प्रभावित थे। भीष्म साहनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 15 में रावलपिंडी पाकिस्तान में, 21 में बिहार में, 25 में लाहौर पाकिस्तान, 5 में कश्मीर में। पहला वाला विकल्प सही है। 1915 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तमस, झूठा सच, मेला, अंचल, भाग्यरेखा। तमस उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भीष्म साहनी ने किस नाटक मंडली में अभिनय का काम किया था? संचय, इप्टा, साहित्यिका, लोटस। इप्टा नाटक मंडली में इन्होंने अभिनय का काम किया था। भीष्म साहनी ने लगभग 7 वर्ष तक अनुवादक के रूप में कहाँ बिताए? मास्को रूस में, बर्लिन जापान में, चेकोस्लोवाकिया में या चीन में। तो इन्होंने
मास्को रूस में, पहला वाला विकल्प सही है, यहाँ पर उन्होंने अनुवादक का काम किया। किसने 2 दर्जन के करीब रूसी पुस्तकों का हिंदी में रूपांतरण किया? भीष्म साहनी, असगर बजाज, निर्मल वर्मा, ममता कालिया। भीष्म साहनी ने रूसी पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण किया। प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से कौन संबद्ध रहे? असगर बजाज, निर्मल वर्मा, ममता कालिया, भीष्म साहनी। सही उत्तर है भीष्म साहनी, चौथा वाला विकल्प सही है। किस पाठ में लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है? जहां कोई वापसी नहीं पाठ में गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, पाठ में बिस्कोर की माटी या दूसरा देवदास। तो गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, ये सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प सही है। असगर बजाज, लघु कथाएं, शेर, पहचान, चार हाथ, साझा, इसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। पहचान लघु कथा में राजा को कैसी प्रजा पसंद आती है? ज्यादा काम करने वाली प्रजा, काम नहीं करने वाली प्रजा, राजा का तिरस्कार करने वाली प्रजा, या बहरी, अंधी और गूंगी प्रजा। चौथा वाला विकल्प सही है, बहरी, अंधी और गूंगी प्रजा राजा को पसंद आती है। चार हाथ लघु कथा में किसका पर्दाफाश किया गया? अंधविश्वास का, धार्मिक कर्मकांड का, मजदूरों की लाचारी और शोषण पर आधारित व्यवस्था का, दूषित राजनीति का। तीसरा वाला विकल्प सही है कि मजदूरों की लाचारी और उनके शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश किया है। किसान ने गन्ने वाली साजे की खेती किसके साथ की? शेर के साथ, हाथी के साथ, गधे के साथ, लोमड़ी के साथ। हाथी के साथ किसान ने गन्ने की साजी खेती की। साझा लघु कथा में हाथी किसका प्रतीक है? सत्ता का, धर्म का, सत्य का, धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का। चौथा वाला विकल्प सही है, समाज में जो धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है उसी का हाथी प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसान ने हाथी के साथ साझे में कौन सी खेती की? मक्के की, गन्ने की, तरबूज की, गेहूं की। गन्ने की खेती हाथी ने किसान के साथ की। किसान हाथी से पहले किन किन के साथ साझे की खेती कर चुका था? शेर, चीता, मगरमच्छ, ये सभी, इन सब के साथ उसने खेती कर ली, लेकिन हमेशा उसका शोषण ही हुआ, उसका हक छीना गया। कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया? ईमानदारी का, ईश्वर का, व्यवस्था और सत्ता का, मजदूरों का। व्यवस्था और सत्ता का प्रतीक शेर बताया गया है। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? आंखें बंद करने का, कान बंद करने का, मुंह सिलवाने का, ये सभी, ये सारे हुक्म राजा ने निकाले। शेर को किसका समर्थक बताया गया? सुविधा भोगियों का, छद्म क्रांतिकारियों का, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों का, ये सभी, इन सभी का समर्थक शेर को बताया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करने वाली लघु कथा कौन सी है? साझा, शेर, पहचान, चार हाथ। शोषण आ जाए तो आपको चार हाथ करना, मजदूरों का शोषण वाली ये लघु कथा है। चौथा वाला विकल्प सही है। शेर के मुंह में लोमड़ी क्यों जा रही थी? रोजगार पाने के लिए, मुफ्त में मिलने वाले हरी घास के मैदान के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, आज़ादी के लिए। तो लोमड़ी रोजगार पाना चाहती थी, उसके लिए वो जा रही थी। गधे ने शेर के मुंह में घुसने का क्या कारण बताया? रोजगार पाना, मुफ्त में मिलने वाली हरी घास के मैदान, स्वर्ग प्राप्ति, आज़ादी के लिए। तो दूसरा वाला विकल्प सही है, हरी घास के लिए वो शेर के मुंह में जाने के लिए तैयार थे, काम नहीं करना चाहते थे, मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे। उल्लू ने शेर के मुंह में घुसने का क्या कारण बताया? रोजगार पाना, हरी घास के मैदान, स्वर्ग प्राप्ति, आज़ादी। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए उल्लू शेर के मुंह में जाने के लिए तैयार थे। असगर बजाज ने किस धारावाहिक का लेखन कार्य किया? शक्तिमान, सपनों का संसार, सिंधबाद जहाजी, बूंद बूंद। बूंद बूंद धारावाहिक का इन्होंने लेखन काम किया। मिल मालिक ने अंत में अपने लालच की पूर्ति कैसे की? मजदूर आदि करके, मजदूरी को आदि करके, तकनीकी का प्रयोग करके, नया उद्योग स्थापित करके। तो उन्होंने मजदूरों की जो मजदूरी है वो आदि कर ली और दुगुने मजदूर रख दिए, दुगुने मजदूर रख लिए। छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा किस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है? उत्पादन के सभी साधनों पर, मजदूरों पर, तकनीकी पर, राजनीति पर। तो वो उत्पादन के सभी साधनों पर अपना अधिकार चाहता है, अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। असगर बजाज का जन्म कब और कहाँ हुआ? 46 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश, 56 में काशी उत्तर प्रदेश, 1906 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश, 1960 में आगरा उत्तर प्रदेश। पहला वाला विकल्प सही है, 1946 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में असगर बजाज का जन्म हुआ।
असगर वजाहत की कितनी लघु कथाएं पाठ्यक्रम में शामिल है? 4, 5, 2, 3। 4 लघु कथाएं इसमें शामिल की गई है। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। असगर वजाहत ने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए कौन सा काम किया? पटकथा लेखन का, अभिनय का, निर्माता का, निर्देशक का। तो पटकथा लेखन का काम इन्होंने किया, स्क्रिप्ट राइटिंग। किसके पेट में सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते चले जा रहे थे? शेर के, हाथी के, ऊंट के, जिराफ के। तो शेर के पेट में ये सब जानवर जा रहे थे। ऊपर से देखने पर शेर कैसा प्रतीत होता है? अहिंसावादी, न्यायप्रिय, बुद्ध का अवतार, ये सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा। अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार वो शेर ऊपर से दिखता है। साझा लघु कथा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र अब किस पर है? किसानों की जमीन और उत्पादन पर, उनके परिवार पर, बच्चों पर, ये सभी। तो पहला वाला विकल्प सही है, उनकी जमीन और उनके उत्पाद पर अब उनका अधिकार करना चाहते हैं, उनकी नज़र है। मजदूरों के 4 हाथ लगाने के लिए मिल मालिक ने किसके हाथ लगवाए? कटे हुए हाथ, लकड़ी के हाथ, लोहे के हाथ, ये सभी। तो सभी हाथ उसने लगाए, असफल रहा वो। अंत में मजदूरी आदि कर दी और दुगने मजदूर रख लिए। एक दिन मिल मालिक के दिमाग में क्या ख्याल आया? मजदूरों के 4 हाथ लगवाने का, किसानों की जमीन हड़पने का, राजनीति में जाने का, ये सभी। तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि किस तरह से मजदूरों के 4 हाथ लगवाए जाए ताकि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक वाला विकल्प सही है। मिल मालिक के दिमाग में क्या क्या अजीब ख्याल आया करते थे? संसार पूरा जो है वो मिल बन जाए, सारे लोग मजदूर हो जाए, वह उनका मालिक हो जाए। अन्य चीज़ें जिस तरह मिल में बनती है वैसे आदमी भी बनने लगे तो मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। उपयोग सभी। तो ये सारे सही हो जाएंगे। चौथा वाला विकल्प। चैप्टर संख्या 6 निर्मल वर्मा का जो यात्रा वृत्तांत लगा रखा है, जहां कोई वापसी नहीं, उसके एमसीक्यूज। जहां कोई वापसी नहीं पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया? आत्मकथा, कहानी, यात्रा वृत्तांत, नाटक। ये तो यात्रा वृत्तांत है। और धुंध से उठती धुन, इससे लिया गया है। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत किस संग्रह से लिया गया है? धुंध से उठती धुन, नंगा तलई का गांव, आज के अतीत, रंगभूमि। पहला वाला विकल्प सही है, धुंध से उठती धुन से लिया गया है। मनुष्य के विस्थापन के विरोध में किस गांव के पेड़ एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर रहे थे? सिंगरौली गांव, अमजर गांव, बिस्कोर गांव, जलालगढ़। तो जो अमजर गांव है जहां आम जरा करते हैं, ये सारे आम के पेड़ मिलकर के मूक सत्याग्रह कर रहे थे। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत किस स्थान को केंद्र में रख करके लिखा गया है? बिस्कोर गांव, जलालगढ़, सिंगरौली, नंगा तलाई का गांव। तो ये सिंगरौली गांव को केंद्र में रख करके लिखा गया है। लेखक दिल्ली की किस संस्था की ओर से सिंगरौली गया था? नंदन संस्था, लोकायन संस्था, अंकन पंकज। तो ये दिल्ली की लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गया था। निर्मल वर्मा किस आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं? मार्क्सवादी, आंचलिक, नई कहानी, प्रगतिवादी। नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर निर्मल वर्मा माने जाते हैं। तीसरा बड़ा विकल्प सही है। विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को किस पाठ में रेखांकित किया गया है? जहां कोई वापसी नहीं, कुटज, बिस्कोर की माटी, अपना मालवा। जहां कोई वापसी नहीं, इस पाठ में इस बात को रेखांकित किया गया है। पहला वाला विकल्प सही है। आधुनिक औद्योगिकीकरण की आंधी में हमेशा के लिए कौन कौन नष्ट हो जाते हैं? मनुष्य, उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल, ये सभी। तो सारे के सारे ही नष्ट हो जाते हैं। चौथा विकल्प सही है। किस पाठ में लेखक ने पर्यावरण संबंधित सरोकारों को प्रकट किया है? इंपॉर्टेंट है। बिस्कोर की माटी, जहां कोई वापसी नहीं, अपना मालवा, कुटज। दूसरा वाला विकल्प सही है, जहां कोई वापसी नहीं। आधुनिक भारत के शरणार्थी किसे कहा गया? बिस्कोर गांव के लोगों को, पूंजीपति वर्ग को, सिंगरौली से विस्थापित लोगों को, किसान वर्ग को।
सिंगरौली से जो लोग विस्थापित किए गए हैं उनको आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। लेखक सिंगरौली कब गया था? 1938 में, 83 में, 80 में, 75 में। दूसरा वाला विकल्प सही है, 1983 में वो वहाँ गया था। जहाँ कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सुभाष, निर्मल वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। निर्मल वर्मा इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत में किस समस्या को उजागर किया गया? मजदूरों के शोषण की समस्या, पर्यावरण विनाश और विस्थापन की समस्या, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। दूसरा वाला विकल्प सही है, पर्यावरण विनाश और विस्थापन की समस्या को यहाँ उजागर किया गया है। निर्मल वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1929 में शिमला हिमाचल में, 35 में लाहौर पाकिस्तान, 21 में पूर्णिया बिहार, 15 में रावलपिंडी पाकिस्तान। एक वाला विकल्प सही है, 1929 ईस्वी में शिमला हिमाचल में निर्मल वर्मा का जन्म हुआ। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? परिंदे, जलती झाड़ी, कवि और काला पानी। ये सभी सारे के सारे कहानी संग्रह निर्मल वर्मा के इंपॉर्टेंट हैं। निर्मल वर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं? वे दिन, लालटेन की छत, अंतिम अरण्य। ये सभी, तो ये सारे उपन्यास निर्मल वर्मा के हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन। ये सभी सारे के सारे यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा के हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। निर्मल वर्मा ने किस भाषा के उपन्यासों और कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया? चेक उपन्यासों और कहानियों का, रूसी, ये यहाँ से हटा दें, रूसी उपन्यासों और कहानियों का, चीनी उपन्यासों और कहानियों का, अंग्रेजी उपन्यासों और कहानियों का। तो पहला वाला विकल्प सही है, चेक उपन्यासों और कहानियों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? परिंदे, जलती झाड़ी, कव्य और काला पानी, अंतिम अरण्य। कव्य और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सिंगरौली के एक क्षेत्र का नाम क्या है? नवागांव, बिस्कोर, मालवा, नंगातलाई। सिंगरौली का एक क्षेत्र है जिसका नाम है नवागांव। नवागांव क्षेत्र में कितने गांव बसे हैं और इसकी आबादी कितनी? 18 गांव, आबादी 50,000, 10 गांव, आबादी 35,000, 58 गांव, आबादी 1 लाख और 25 गांव, आबादी 55,000 से ऊपर। तो पहला वाला विकल्प सही है, 18 गांव है और 50,000 से ज़्यादा आबादी है। नवागांव क्षेत्र का ये गांव जो आम के पेड़ों से गिरा है, जहाँ आम जड़ते हैं, उसका नाम क्या है? सिंगरौली, अमजर, बिस्कोर, जलालगढ़। उसका नाम है अमजर गांव। दूसरा वाला विकल्प सही है। लेखक ने दान रोकती औरतों की तुलना किससे की है? वियतनामी या चीनी औरतों से, जापानी औरतों से, मालवा की औरतों से, पूर्वोत्तर के राज्यों की औरतों से। वियतनामी और चीनी औरतों से उनकी तुलना की है। एक वाला सही है। सिंगरौली क्षेत्र में 1926 से पहले किस जाति के आदिवासी राजा का शासन था? खेरवाड़, मराठा, राजपूत, अहीर। खेरवाड़ जाति के राजा का वहाँ शासन था। पहला वाला विकल्प सही है। सिंगरौली नाम किस पर्वतमाला से निकला? अरावली, सतपुड़ा, श्रृंगावली, विंध्याचल। श्रृंगावली पर्वतमाला से ये नाम निकला, सिंगरौली। सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद क्या माना जाता था? काला पानी, नरक, स्वर्ग, पाताल लोक। ये काला पानी माना जाता था। अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के कारण तो ये बैकुंठ माना जाता था और शहर से ये कटा हुआ था, इसलिए इसको काला पानी माना गया। सिंगरौली के लिए अभिशाप क्या बनी? वहाँ की प्राकृतिक संपदा, वहाँ के लोगों के संस्कार, वहाँ की नदियाँ, उद्योग धंधे। तो वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है वो उनके लिए अभिशाप बनी, कोयला वगैरह। अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को क्या बनाने में असफल रहा? गुलाम, अमीर, सांस्कृतिक कॉलोनी, विकसित राष्ट्र। वो सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा। भारत की सांस्कृतिक विरासत किसकी तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं है? यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह, जापान की तरह, चीन की तरह। तो यूरोप की तरह वो संग्रहालयों में जमा नहीं है। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता था? इसका ज्वलंत उदाहरण था सिंगरौली, अमजर, बिस्कोर, जलालगढ़। सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण था। एक वाला विकल्प सही है। सिंगरौली को बैकुंठ और काला पानी क्यों कहा गया है? प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अकेलेपन के कारण काला पानी, उद्योगों के कारण बैकुंठ और प्रदूषण के कारण काला पानी, खाद्यान्न की अधिकता के कारण बैकुंठ और कानून की अव्यवस्था के कारण काला पानी,
अकेलेपन के कारण वैकुंठ और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण काला पानी। तो पहला वाला विकल्प सही है और वेरी मोस्ट ये प्रश्न रहने वाला है, आप इसको याद करें कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण वो वैकुंठ है और अकेलेपन के कारण वो काला पानी। पाठ संख्या 7 ममता कालिया की कहानी है दूसरा देवदास। इसके एमसीक्यूज प्रश्न हम देखने वाले हैं। दूसरा देवदास कहानी किस परिवेश को केंद्र में रख करके लिखी गई है? हर की पौड़ी, हरिद्वार, पुष्कर, गया, ऋषिकेश। तो पहला वाला विकल्प सही है, हर की पौड़ी हरिद्वार को केंद्र में रख करके ये कहानी लिखी गई है। दूसरा देवदास कहानी के प्रमुख पात्र यानी नायक नायिका कौन कौन है? रवि और सोना, संभव, पारो, देवदास, पारो, हीर और राजा। तो संभव और पारो इस कहानी के दो पात्र हैं। युवा मन है, प्रेम का अंकुरण कैसे इनके मन में होता है उसको ममता कालिया ने समझाने की कोशिश की है। पहाड़ी पर किस देवी या माता का मंदिर बना था? मनसा देवी का, गंगा माता, सरस्वती, सावित्री। मनसा देवी का मंदिर पहाड़ी पर था। कौन सी रचना युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा में प्रस्तुत करती है? जहाँ कोई वापसी नहीं, कुटज, बिस्कोर की माटी, दूसरा देवदास। दूसरा देवदास कहानी इन सबको प्रस्तुत करती है। कौन सी कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है? जहाँ कोई वापसी नहीं, दूसरा देवदास, बिस्कोर की माटी, कुटज। दूसरा देवदास कहानी में युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल का वर्णन किया गया है। अनजाने प्रेम का प्रथम अंकुरण उत्पन्न होता है किसके हृदय में? संभव और पारो के हृदय में, देवसेना और स्कंदगुप्त के हृदय में, कार्नेलिया चंद्रगुप्त के हृदय में, अलका और पंकज के हृदय में। संभव और पारो दोनों युवा मन है और दोनों के मन में प्रेम का प्रथम अंकुरण पहली नजर में होता है, उसका वर्णन ममता कालिया ने किया है। किस कहानी से सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना जरूरी नहीं है? जहाँ कोई वापसी नहीं, बिस्कोर की माटी, दूसरा देवदास, कुटज। तो दूसरा देवदास कहानी ऐसी है जहाँ ये बताया गया है कि प्रेम के लिए मतलब प्रेम प्री प्लान नहीं है, निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति जरूरी नहीं है। निश्चित व्यक्ति नहीं है, पारो ने संभव को पहले कभी देखा नहीं था, दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित थे, फिर भी प्रेम हो ही जाता है। समय निश्चित नहीं है, हरिद्वार जो दोनों के लिए अनजान स्थान है, और स्थिति जो मंदिर में कैसे दोनों की आकस्मिक मुलाकात होती है, ये सारा ये सिद्ध करता है कि प्रेम के लिए ऐसा कोई प्लान जरूरी नहीं है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने प्रेम को किस परिपाटी से अलग हटा करके उसे पवित्र स्थायी रूप प्रदान किया? बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से, सामाजिक फिल्मों की परिपाटी, मराठी फिल्मों की, तमिल फिल्मों की। तो बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से ये कहानी पूरी तरह से अलग है। पवित्र प्रेम का यहाँ अंकन है, चित्रण है, वर्णन है। स्पेशल आरती का क्या मतलब है? एक 501, 551 वाली आरती, 101, 151 वाली आरती, 1151 वाली आरती, 501, 1051 वाली आरती। 101 या 151 रुपये वाली जो आरती है वो स्पेशल आरती है। गंगा पुत्र किसे कहा गया? संभव को, आरती करने वाले को, माला बेचने वाले को, गोताखोर को। जो गोताखोर गंगा नदी में गोता लगा करके जो चढ़ावे के पैसे हैं वो इकट्ठे करता है, उस गोताखोर को गंगा पुत्र कहा गया है। गंगा से ही उसकी आजीविका चलती है। एक भीगी गुलाबी आकृति किसे कहा गया है? पारो को, देवी को, देवसेना को, मेनका को। पारो को कहा है क्योंकि उसने गुलाबी वस्त्र धारण कर रखे थे। जब पहली बार संभव और उनकी मुलाकात एक मंदिर में हुई तो गुलाबी वस्त्र थे, और चूंकि वो नहा करके आई थी तो पूरी भीगी हुई थी, इसलिए भीगी गुलाबी आकृति उसको कहा है। संभव कहाँ का रहने वाला था? जयपुर, दिल्ली, आगरा, पंजाब। संभव जो है दिल्ली का रहने वाला है और IAS की तैयारी कर रहा था वो। पारो कहाँ की रहने वाली है? रोहतक, दिल्ली, आगरा, पंजाब। पारो रोहतक की रहने वाली है, एक वाला विकल्प सही है। दूसरा देवदास कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वरनाथ रेणु, ममता कालिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा। दूसरा देवदास कहानी ममता कालिया के द्वारा लिखी गई है। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए में बिक रहे थे, सांझ के समय वे कितने रुपए के हो गए? 2-2 रुपए, 5-5, 3-3, 11-11, 2-2 रुपए के हो गए, एक वाला विकल्प सही है। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर क्या लिखा था? जय गंगा मैया की, जीवनदायिनी गंगा मैया, आरती गंगा मैया की, गंगा जी का प्राचीन मंदिर। चौथा वाला विकल्प सही है।
हर मंदिर पे लिखा था कि गंगा जी का प्राचीन मंदिर। हर की पौड़ी पर भीड़ किस त्योहार के कारण बढ़ गई थी? होली, दीपावली, बैसाखी, वसंत पंचमी। बैसाखी का त्योहार था, इस कारण भीड़ ज्यादा हो गई थी। संभव किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? सिविल सर्विसेज, रेलवे, एसएससी, शिक्षक। तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। मनसा देवी के मंदिर में मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में बिक रहे थे? 11 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 1.25 रुपए। 1.25 रुपए में वो धागे बिक रहे थे। मन्नू कौन था? पारो का भाई, पारो का भतीजा, भांजा, बेटा। तो पारो का भतीजा था वो मन्नू। संभव और पारो की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हर की पौड़ी हरिद्वार के एक मंदिर में, दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, हरिद्वार के मनसा देवी के मंदिर में, केबिल कार में। तो हर की पौड़ी हरिद्वार के एक मंदिर में उनकी मुलाकात हुई। एक वाला सही है। संभव हरिद्वार में किसके यहाँ गया था? चाचा के यहाँ, दोस्त के यहाँ, नानी के यहाँ, ससुराल। तो वो अपनी नानी के यहाँ गया था। मन्नू की बुआ का क्या नाम था? देवसेना। मन्नू की बुआ का क्या नाम था? तो देवसेना को हटा दें यहाँ से। देवसेना देवी पारो मेनका। तो मन्नू की बुआ का नाम था पारो। तीसरा वाला विकल्प सही है। दूसरा देवदास कहानी किस विषय को लेकर लिखी गई है? मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान, पर्यावरण विस्थापन, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान, और अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण। अनजाने में युवा मन में जो प्रेम का प्रथम अंकुरण है, उस विषय को लेकर यह कहानी लिखी गई है। दिल्ली की भीड़ और हर की पौड़ी की भीड़ में क्या अंतर था? तो दिल्ली की भीड़ बिखरी हुई थी, ये एक सूत्रता के बंधन में थी। वो कामचोर है, ये मेहनती है। ये लाचार बेबस है, वो अंधविश्वासी है। नफरत होती है, उसमें आस्था होती है। तो एक वाला विकल्प सही है कि दिल्ली की भीड़ बिखरी हुई होती है, जबकि यहाँ की भीड़ एक सूत्रता के बंधन में बंधी है। लड़की और लड़का दोनों क्यों अकबका गए? पुजारी द्वारा उनको पति पत्नी समझकर आशीर्वाद देने के कारण, और केबिल कार वाले ने उनको पति पत्नी समझकर शुभकामनाएं देने के कारण, नानी द्वारा उनको पति पत्नी समझकर आशीर्वाद देने के कारण, दोस्तों द्वारा उनको पति पत्नी समझकर प्रशंसा करने के कारण। एक वाला विकल्प सही है कि पुजारी ने उनको पति पत्नी समझ लिया था, फूलों फलों का आशीर्वाद दे दिया था, जब भी आओ साथ में आना। इससे दोनों अकबका गए। गद्य खंड का अंतिम पाठ 8वां हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज निबंध। इसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। गाड़े का साथी किसको कहा गया? धन को, कुटज को, मित्र को, पत्नी को। कुटज को गाड़े का साथी कहा गया। दूसरा वाला विकल्प सही है। लेखक ने मन के कितने विकल्प बताए हैं? तो देखिए, मन के 2 विकल्प बताए, लेकिन है कौन कौन से वो ध्यान रखना है। जरा और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ हानि, क्रोध और लोभ। तो मन के 2 विकल्प हैं, सुख और दुख। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला जंगली पौधा कौन सा? शीरीष, कुटज, देवदार, पलाश। तो वो है कुटज। दूसरा वाला विकल्प सही है। कुटज किसकी प्रकृति पर लिखा गया निबंध है? फलों की, फूलों की, जड़ों की, तने की। तो ये कुटज के फूलों की प्रकृति पर लिखा गया निबंध है। दूसरा वाला विकल्प सही है। कुटज क्या संदेश देता है? अपराजय, जीवनी शक्ति का, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, विषम परिस्थितियों में शान से जीने का उपयोग। सभी सारे ही सही हैं। चौथा वाला विकल्प सही है। कुटज निबंध का अभिष्ट क्या है? मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान, पर्यावरण विस्थापन की समस्या, लोक प्रचलित विश्वास, विज्ञान का द्वंद्व, सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। तो चौथा वाला विकल्प सही है कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 29 में शिमला हिमाचल में, 7 में आरत दुबे का छपरा यूपी, 21 में पूर्णिया बिहार, 15 में रावलपिंडी पाकिस्तान। तो 1907 में आरत दुबे का छपरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभास जोशी, निर्मल वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस उपन्यास के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 10 खंडों में, 15 खंडों में, 11 खंडों में, 9 खंडों में। तो ये 11 खंडों में प्रकाशित है। तीसरा वाला विकल्प सही है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल और कुटज उपयुक्त सभी, सारे ही सही हैं। चौथा वाला विकल्प सही है। कुटज निबंध में शोभा निकेतन किसे कहा गया है? निकेतन पर्यायवाची है घर का, पर्वत को, कुटज को, नदी को, घास को, तो पर्वतों को जो है शोभा निकेतन कहा है। एक वाला विकल्प सही है। कुटज निबंध में पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया? पर्वतों को, कुटज को, हिमालय को, शिव को, तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा है। तीसरा वाला विकल्प सही है। संपूर्ण हिमालय को देखकर किसकी मूर्ति स्पष्ट हुई होगी? समाधिस्थ महादेव की, कुटज की, सूर्य की, परमात्मा की। समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। एक वाला विकल्प सही है। द्विवेदी जी ने बेहया और मस्त मोला किसे कहा? सीरीज को, कुटज को, हिमालय को, शिव को, तो कुटज को बेहया और मस्त मोला कहा है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों में मुस्कुराता वृक्ष कौन सा है? पलाश, सीरीज, कुटज, देवदार, तो कुटज ऐसा वृक्ष है जो हिमालय की सूखी पहाड़ियों में ये मुस्कुराता रहता है, खिलता रहता है। रूप व्यक्ति सत्य है, रूप व्यक्ति सत्य और समाज सत्य किसको कहा गया? नाम को, संस्कृति, परोपकार, कुटज, तो नाम को समाज सत्य कहा गया। एक वाला सही है। गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया है? देवदार को, पलाश को, सीरीज को, कुटज को, कुटज को गिरिकूट बिहारी कहा गया है। द्विवेदी जी ने कवियों द्वारा अवमानित और छोटा सा शानदार वृक्ष किसे कहा? कुटज, पलाश, सीरीज, देवदार, कुटज को कहा है। एक वाला सही है। कालिदास ने आषाढ़ माह के पहले दिन रामगिरी पर्वत पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो किसकी अंजलि देकर संतोष करना पड़ा? कुटज पुष्पों की, पलाश पुष्पों की, सीरीज पुष्पों की, देवदार पुष्पों की, तो कुटज पुष्पों की। एक वाला विकल्प सही है। रस चूस लेने के बाद किस कवि को फेंकने का उल्लेख लेखक ने किया? कबीर, रहीम, बिहारी, तुलसीदास, तो रहीम का उल्लेख यहाँ आया है। कुटज किसकी तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है? राजा जनक की तरह, रहीम की तरह, बिहारी की तरह, तुलसीदास की तरह, तो राजा जनक की तरह। एक वाला सही है। कुटज किस पर सवारी करता है? अपने मन पर, शरीर पर, हिमालय पर, मृत्यु पर, तो वो अपने मन पर सवारी करता है। द्विवेदी जी ने बेहया और मस्त मोला किसे कहा? कुटज को, पलाश को, सीरीज को, देवदार को, तो कुटज को बेहया और मस्त मोला कहा है। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिव का मुंह, शिव की जटा, भुजाएं, पेड़, शिव की जो जटाएं हैं उनके लिए आता है शिवालिक शब्द। कुटज निबंध के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज निबंध के रचनाकार हैं। कुटज के पौरुष व्यंजक नाम क्या क्या हैं? अकुतो, भय, गिरी, गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती, धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल वेग, उपयुक्त सभी, सारे ही सही। ये सब कुटज के पौरस व्यंजक नाम है। कुटज निबंध में व्यक्ति सत्य किसे कहा गया? रूप को, नाम को, काम को, धर्म को, तो जो नाम है नहीं, जो रूप है वो व्यक्ति सत्य। एक वाला सही है। रूप को व्यक्ति सत्य कहा गया है। और निबंध में समाज सत्य किसे कहा गया? काम को, नाम को, रूप को, धर्म को, तो जो नाम है वो समाज द्वारा दिया जाता है, वही उससे पहचाना जाता है, तो समाज सत्य नाम है। कालिदास के किस ग्रंथ में कुटज के पुष्पों का उल्लेख है? कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, तो मेघदूतम का उल्लेख यहाँ हुआ और उसमें कुटज पुष्पों का उल्लेख है। किस ऋषि को गड़े से उत्पन्न होने के कारण कुटज कहा जाता है? ऋषि अगस्त को, कपिल मुनि को, दुर्वासा, वेद व्यास, तो ऋषि अगस्त्य को कुटज कहा जाता है, गड़े से उत्पन्न माना जाता है। कुट का क्या अर्थ है? गड़ा, गढ़, जंगल, हिमालय, बर्फ, तो कुट का अर्थ गड़ा या घर। हिंदी के किस कवि ने कुटज की भर्त्सना की है? बिहारी ने, कालिदास, रहीम, तुलसी ने, तो रहीम ने कुटज की भर्त्सना की है। लेखक ने गिरिकूट बिहारी किसे कहा? देवदार को, पलाश को, सीरीज को, कुटज को, तो कुटज को गिरिकूट बिहारी कहा है। कुटज शब्द किस भाषा परिवार का है? चीन, तिब्बती, बारूपी, आग्नेय, द्रविड़, तो ये आग्नेय भाषा परिवार का तीसरा वाला सही है।
कुटज किसको अपने पर सवार नहीं होने देता? अपने मन को, शरीर को, इमालुक मृत्यु को, अपने मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है, इसलिए वो मनस्वी कहलाता है। लेखक ने कुटज निबंध में परवश का क्या अर्थ बताया है? खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हुजूरी करना, उपयुक्त सभी, ये सारे ही अर्थ परवश का अर्थ है। निबंध के अनुसार नाम बड़ा क्यों होता है? सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, व्यक्ति की स्वीकृति होती है, जैसा नाम होता है वैसा काम, नाम से व्यक्ति बड़ा माना जाता है। तो एक वाला विकल्प सही है, क्योंकि इसको सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। निबंध में कुटज के लिए कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? अवधूत, मस्तमोला, बेहया, मनस्वी, गिरिकुट बिहारी, गाड़ी का साथी, दुरंत, जीवनी शक्ति का प्रतीक, कार्पण्य, दोष से रहित, उपयुक्त सभी, सारे के सारे सही हैं। और वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको। कुटज जो है वो किसका प्रतीक है? अदम्य जिजीविषा का, संघर्षशीलता का, अलमस्त जीवन का, उपयुक्त सभी, सारे ही सही है। चौथा वाला विकल्प सही है। लेखक ने सुखी और दुखी होने का क्या कारण बताया? जिसका मन वश में वह सुखी और जिसका मन परवश है वह दुखी है। जिसका तन वश में वह सुखी और जिसका तन परवश है वह दुखी है। जिसको काम में आनंद आता है वह सुखी है और बाकी सब दुखी हैं, उपयुक्त सभी। तो पहला वाला विकल्प सही है, जिसका मन वश में वह सुखी और जिसका मन परवश है वह दुखी है। लेखक ने कुटज को मनस्वी मित्र कहकर धन्य क्यों कहा है? कुटज अपने मन पर सवारी करता, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। कुटज अपने तन पर सवारी करता, तन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। कुटज हिमालय पर्वत पर उगता है, उपयुक्त सभी। तो एक वाला विकल्प सही है, वो अपने मन पर सवारी करता है, मन को हावी नहीं होने देता, सवारी अपने ऊपर नहीं करने देता, इसलिए उसको मनस्वी मित्र कहा है। सुख दुख में वो एक जैसा रहता है।